एक शख्स जो अदालत में खड़ा होकर जज साहब से कहता है, जब आपने मुझे गुनहगार मान लिया है तो मुझे मौत की सजा दें और मुझे फांसी पर चढ़ा दें। मेरी आपसे बस यही एक विनती है। और कहता है कि मैं निर्दोष हूँ। सभी लोग ये मन में सोचकर सन्न रह जाते हैं। जज साहब भी सुनकर हैरान हो जाते हैं कि ये शख्स अपने आप को बेगुनाह बता रहा है और मांग रहा है मौत की सजा, लेकिन क्यों? नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह आज की सच्ची घटना में आपको सुनाने जा रही हूँ। यह घटना है 16 साल पहले की। महाराष्ट्र के पुणे की संतोष नाम का एक आर्किटेक्ट पुणे में रहता है। एक कंपनी थी उसकी कंपनी काफी ठीक ठाक चल रही थी। संतोष बुकन शादीशुदा होता है। इसी की कंपनी में एक रिसेप्शनिस्ट होती है, उसका नाम वैशाली था। उसकी उम्र 32 साल थी और संतोष की उम्र थी 37 वर्ष। वैशाली भी शादीशुदा थी और उसका एक बेटा था। वैशाली और संतोष धीरे धीरे दोस्ती करते हैं और दोस्ती पता नहीं कब जाने प्यार में बदल जाती है। दोनों वैशाली और संतोष छुप छुप कर मिलते हैं, लेकिन ऐसी चीजें ज्यादा दिन तक नहीं छुपती। इसी बीच वैशाली के पति को एहसास हो जाता है कि वैशाली के बीच और संतोष के बीच कुछ चल रहा है। वैशाली के पति ने इधर उधर से बात पता करने की कोशिश की और उसे पता चलता है कि दोनों के बीच कोई संबंध है और उन्हें एक दिन रंगे हाथों कहीं घूमते हुए उन्होंने पकड़ लिया। वैशाली और उसके पति में झगड़ा होता है। वैशाली को इश्क का भूत सवार ऐसा होता है कि वैशाली ने अपने पति को छोड़ दिया। वैशाली का पति अब अपने बेटे को लेकर के अलग रहने लगा, उससे अलग हो जाता है। वैशाली एक किराए के फ्लैट में रहने लगी। अब वो वहाँ पर आजाद थी, कोई भी रुकावट नहीं थी। चाहे संतोष कभी भी आता कभी भी जाता, कोई भी उसे रोकने टोकने वाला नहीं था। तभी वैशाली कुछ दिन बीतते हैं। वैशाली कहती है कि मुझे अब इस प्यार को कोई नाम देना है। तो वो कहती है कि तुम्हारी वजह से मैंने अपने पति को छोड़ा, अपने बेटे को छोड़ा। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, मुझसे शादी कर लो, इस रिश्ते को नाम दे दो। लेकिन संतोष एक फैमिली वाला था, उसका एक अच्छा बिजनेस था, उसकी भी शादी हो रखी थी, सब कुछ उसकी जिंदगी में अच्छा चल रहा था। वो वैशाली से शादी नहीं करना चाहता था, बस उसके साथ वक्त गुजार रहा था। वैशाली को पता चल गया था कि ये मुझसे शादी नहीं करेगा। वो अब संतोष को धमकी देने लगी थी कि मैं अब सारी बात तुम्हारी पत्नी को जाकर के बताऊंगी। संतोष ये जानता था कि ज्यादा दिन तक वैशाली अब चुप नहीं रह सकती, इससे मेरा घर परिवार बिखर जाएगा, मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। तो उसने सोचा क्यों ना इस वैशाली से छुटकारा पाया जाए। तभी सोचता है क्यों ना वैशाली को रास्ते से हटा दिया जाए। पढ़ा लिखा संतोष ये सोचता है कि अगर वैशाली को रास्ते से हटाएंगे तो उसके ऊपर ही शक जाएगा। फिर कैसे कत्ल किया जाए कि उसके ऊपर कत्ल का कोई अंजाम ना आए, और वो तरकीब सोचने लगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसने सोचा जब भी वो वैशाली का कत्ल करेगा 2 महीने पहले से ही वो अपनी प्लानिंग करना शुरू कर देगा। कोई सबूत न रहे और कोई सबूत न छूट पाए, जिससे कि उस तक पुलिस ना पहुंच सके। जब उसको लगेगा कि एक परफेक्ट प्लानिंग हो चुकी है, तभी वो वैशाली को मारेगा। उसकी प्लानिंग शुरू हो जाती है। पुणे से 70 किलोमीटर दूर पुरबंदर तालुका एक इलाका है, वहाँ एक जमीन खरीदता है, उस पर एक फार्म हाउस बनाने का काम शुरू कर देता है। ये सब 2 महीने पहले चलता है। 2 महीने की प्लानिंग हो रखी थी, जून 2010 में शुरू हुई थी। फार्म हाउस बन के तैयार हो जाता है। अब केवल टाइल्स लगना बाकी थी और हर जगह टाइल्स का काम चल रहा था, लेकिन बाथरूम जहां नहाने का टब रखा जाता है वहां अभी एक गड्ढा खुदा हुआ था। बाकी सभी जगह टाइल्स का काम करा दिया गया था और मजदूरों से कहा कि अभी इसे छोड़ दो, अगर मुझे कोई नया आइडिया आएगा तब मैं इस बाथरूम को नीचे टाइल्स उसी हिसाब से लगवाऊंगा। संतोष वैशाली के साथ बहुत प्यार से रहता है, घूमने जाता है, मस्ती करता है, बहुत प्यार से उसको रखता है। वैशाली को लगता है कि शायद संतोष बदल रहा है। 10 अगस्त की दोपहर वैशाली से कहता है कि चलो मैंने एक फार्म हाउस लिया है जहां हम कभी कभी घूमने जाया करेंगे। वैशाली को उस फार्म हाउस पर ले जाता है। फार्म हाउस के आसपास आबादी बहुत कम थी, बहुत दूर दूर पर कुछ किसान रहते थे। जब वो वहां पहुंचते हैं तो वैशाली के सामने
संतोष कोल्ड ड्रिंक पेश करता है। कोल्ड ड्रिंक में उसने बेहोशी की दवा मिला दी थी। धीरे धीरे वैशाली बेहोश हो जाती है और संतोष वैशाली का गला दबाकर उसे मार डालता है। साजिश का पहला चरण पूरा हो चुका था। वैशाली की लाश को उसी बाथरूम में ले जाता है, उसी गड्ढे में उसकी लाश को डाल देता है और जो पास में मिट्टी पड़ी हुई थी गड्ढे की खुदी हुई, उसी मिट्टी से उस लाश को दबा देता है। मजदूरों को बुलाता है और कहता है कि यहाँ टाइल्स लगाओ। साजिश का दूसरा चरण पूरा हो चुका था। अब तीसरे चरण की बारी थी। 10 अगस्त को ये सब होता है और 11 अगस्त वैशाली के फोन से मैसेज उसके माता पिता के लिए जाता है कि मुझे एड्स हो गया है, इसलिए मैं सबसे दूर रहना चाहती हूँ। कोई मुझे ढूंढे नहीं, कोई मुझे परेशान न करे। इस बीमारी के साथ मैं अकेले जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। ये बात घर वालों को पता चली तो घर वाले परेशान हो जाते हैं और उसको फ़ोन करते हैं। फ़ोन स्विच ऑफ होता है। घर वाले पता करते हैं, 3 दिन हो जाते हैं लेकिन वैशाली का कोई पता नहीं चलता। फिर इसके बाद घर वाले पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस स्टेशन जा करके पुलिस वालों को सारी बात बताते हैं कि इस प्रकार से वैशाली का मैसेज आया है और उसमें ये सब लिखा हुआ है। पुलिस वाले अपनी हरकत में आते हैं और उसकी जांच करना शुरू कर देते हैं। जो वैशाली के नंबर से लास्ट मैसेज आया था उसको पुलिस ने टटोलना शुरू कर दिया। जिस जगह पर फार्म हाउस था उससे भी 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर उसकी लास्ट लोकेशन वहां दिखा रहा था। पुलिस हर जगह जांच करती है। इधर घर वाले उनका दामाद जो होता है जिससे वैशाली अलग हो चुकी थी, उसको वैशाली ने छोड़ दिया था। हालांकि उससे घर वालों से कोई भी रिश्ता नहीं था, कोई बातचीत नहीं होती थी, लेकिन वैशाली गायब थी। इसलिए उन्होंने अपने दामाद को फोन किया और उनसे पूछा कि मेरी बेटी का कुछ आपको पता है? तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन शक के घेरे में तो दामाद भी था क्योंकि वैशाली को उसने छोड़ दिया था। पुलिस दामाद को उठाती है और उससे प्रश्न पूछती है और पूछताछ करती है। तभी दामाद कहता है कि संतोष के साथ वैशाली का संबंध था। वो सारी बातें बताता है। संतोष के पास पुलिस जाती है। वो कहता है कि मैं तो यहाँ था ही नहीं, कोई क्लू नहीं मिल रहा था। तभी पुलिस ने वैशाली के नाम के सिम निकलवाए तो वैशाली के नाम के 2 सिम थे, जो कि एक वो जिससे मैसेज आया था, दूसरा संतोष और वैशाली की बात हुआ करती थी, एक वो सिम था जिससे कि आखिरी बार बात हुई थी वो 10 अगस्त को ही हुई थी। पुलिस ने संतोष के कॉल रिकॉर्ड चेक किए तो इन 4 दिनों में संतोष की लोकेशन हर जगह अलग अलग थी। जब से उसके माता पिता ने रिपोर्ट लिखाई थी उन दिनों के बीच में कभी दोस्तों के यहाँ, कभी रिलेटिवों के यहाँ। जो वैशाली का दूसरा नंबर था उसकी लोकेशन भी वहीं दिखा रहा था जहाँ संतोष के नंबर की थी। जहाँ संतोष के दोस्त और रिलेटिव थे, शक के बिना पर पुलिस संतोष को उठा लेती है। 26 अगस्त 2010 आ गया था। तभी संतोष से पूछा गया, शक्ति दिखाई गई। तभी संतोष टूट जाता है और कहता है कि हाँ मैंने ही मारा है। कहता है कि 2 सिम वैशाली को उसी ने दिलाए थे। 10 अगस्त की सुबह को उसने वैशाली के फोन को एक अपने स्टाफ को दे दिया और 60 किलोमीटर दूर जाने के लिए कहा। 60 किलोमीटर दूर वो चला जाता है। वजह ये थी कि वैशाली की आखिरी लोकेशन देखी जाए तो फार्म हाउस की लोकेशन कहीं ना मिले। और फिर संतोष ने अपने स्टाफ से कहा कि वहां जाकर जब तुम लोकेशन पर पहुंचो तब एक मैसेज लिखना कि मुझे एड्स हो गया है, सभी से मैं अलग रहना चाहती हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। इस मैसेज को सेंड करके तुम तुरंत सिम को निकालकर तोड़ देना और वहीं पर फोन को फेंक देना। और दूसरे सिम को संतोष ने अपने दूसरे स्टाफ को दिया। 150 किलोमीटर दूर वहाँ की लोकेशन दिखाता है। दोनों सिम की लोकेशन अलग अलग और की हैं और कत्ल कहीं और हुआ है। जब पुलिस ने पूछा कि लाश कहाँ है वैशाली की, तब संतोष बताता है कि पुणे से 70 किलोमीटर दूर एक फार्म हाउस है, वहां पर लेकर के पुलिस को पहुंचता है। बाथरूम की तरफ इशारा करता है। पुलिस बाथरूम की खुदाई कराती है और वैशाली की लाश निकल आती है। फिर संतोष को गिरफ्तार किया जाता है। 2013 आ जाता है। कोर्ट में उसका केस चलता है। मई 2013 में अदालत ने अपना फैसला सुनाया। सारे सबूत संतोष के खिलाफ हैं और सबूतों के आधार पर संतोष वैशाली के कत्ल का गुनहगार मानते हैं। लेकिन संतोष को इसके लिए क्या सजा दी जाएगी, इसके लिए 2 दिन बाद की तारीख तय की जाती है।
2 दिन का समय इसलिए होता है कि दोनों तरफ की वकीलों में बहस होती है कि इस व्यक्ति ने पहले कोई भी गलत ऐसा कार्य नहीं किया है, इसको ये सजा नहीं होनी चाहिए, इसकी सजा कम होनी चाहिए। आपस में वकील दलीलें देते हैं और बहस करते हैं। और कत्ल के केस में सजा उम्र कैद होती है या फिर मौत होती है। 2 दिन बीत जाते हैं, फिर वकीलों की दलीलें सुनाई जाती हैं। एक तरफ वकील कहते हैं कि इन्हें कम से कम सजा होनी चाहिए और सरकारी वकील कहते हैं कि इसे कम से कम सजाए मौत होनी चाहिए। तो तभी संतोष का वकील कहता है कि इसे उम्र कैद की सजा दी जाए, इस पर रहम किया जाए। तभी जज साहब संतोष से पूछते हैं कि तुम्हें कुछ कहना है तो बोलो। तभी संतोष कहता है कि आपने मुझे गिल्टी करार दिया, कातिल बताया, अब आप मुझे सजा सुनाएंगी। मैं कहता हूँ मैं बेकसूर हूँ, कोई सबूत नहीं मिला है, मुझे किसी ने कत्ल करते हुए नहीं देखा है, मैं निर्दोष हूँ। आपके फैसले को मैं नहीं मानता, लेकिन मैं निर्दोष होने के बावजूद आपसे एक गुजारिश करता हूँ कि आप मुझे सजाए मौत दीजिए। सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि ये क्या कह रहा है। एक तरफ अदालत से ये कह रहा है कि मैं निर्दोष हूँ, दूसरी तरफ कहता है कि मुझे सजाए मौत दीजिए, इससे कम मुझे सजा मत दीजिए। जब जज साहब पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा कि मैं निर्दोष हूँ और मुझे मौत की सजा दी जाए, तभी संतोष कहता है कि अगर आप मुझे उम्र कैद की सजा देते हैं तो मैं हाई कोर्ट जाऊंगा और हाई कोर्ट में बहुत लंबी तारीख आएगी, पता नहीं मैं कितने महीने कितने सालों निकल जाएंगे, क्योंकि आपने उम्र कैद की सजा दी है। मेरी बाहर आने की उम्मीद दम तोड़ देगी। अगर आप मुझे सजाए मौत देते हैं तो मैं इसके लिए हाई कोर्ट जाऊंगा। हाई कोर्ट में सजाए मौत वालों के लिए जल्दी सुनवाई करते हैं और उनकी तारीख जल्दी आती है। हो सकता है हाई कोर्ट की सुनवाई में मुझे बाहर भेज दिया जाए। जज साहब कहते हैं कि ये हो सकता है कि ऐसा हो, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि हाई कोर्ट कब सुनेगा, तुम्हारे फैसले को कितना टाइम लगेगा, मैं इस दलील से सहमत नहीं हूँ। संतोष को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उसके बाद वो हाई कोर्ट पहुंचा, उसे कई वर्ष लग गए। अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो संतोष ने सही कहा था कि अगर उम्र कैद की सजा सुनाई जाए तो हाई कोर्ट में बहुत वक्त लगता है, शायद पूरी जिंदगी निकल जाए। आपको इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। धन्यवाद।